हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये है उर्दू की क्लास 9th की बुक नवाए उर्दू और ये चैप्टर है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके पास ये बुक नहीं है लेकिन जिनको उर्दू पढ़ना है, यानी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट वेरी वेल। सो नाउ तो हम पढ़ेंगे इसको और आप सुनिए, देखिए, समझिए। कोई ऐसा मुश्किल अल्फाज अगर आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आंसर जान सकते हैं हमसे, ठीक। और बाकी हम चलिए शुरू करते हैं। बाकी हम बताएंगे जो हमें लगेगा। मगर वो टूट गई, ठीक है। और जो शायरा, मतलब शायरा कह रहा हूँ, जो मुसन्निफ़ हैं, जो राइटर हैं, इनके लिखने वाली सालिया सालिया समथिंग है, सालिया आबिद हुसैन। इनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी एक इनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो इनके बारे में है ना, तारीफ़, हमने इसकी तारीफ़ी वीडियो हमने बना चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है। तारीफ़ का जो मतलब होता है सिर्फ ये नहीं कि प्रेज़ करना है, प्रेज़, बल्कि तारीफ़ का मतलब ये भी होता है उर्दू में डेफिनीशन, ठीक है, परिभाषा जिसे बोलते हैं, दूर किसी घंटे ने 2 बजाए, यानी कि 2 बजने का घंटा जब वॉल वॉल क्लॉक होती है, या तो उसमें जो है वो बजता है दीवार घड़ी में। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला जीरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। यहाँ बात करते हैं वसी बेडरूम, यानी वसी मतलब होता है बड़ा बेडरूम, ठीक है। सिंगार मेज़ पर, सिंगार यानी कि जो सुरंग सिंगार वगैरह जो करते हैं, है ना, जो आईना टाइप का होता है, उसमें आईना लगा होता है, मेज़ होती है, उस पर सामान रखते हैं। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड की कीमती बिस्तर और नीला नाइट गाउन, गाउन जो सोने के वक्त पहनते हैं। छत पर लटका छोटा सा ब्लोरिंग झाड़, है ना, झाड़ जो फानूस जो होता है। हर चीज़ इसका मुंह चढ़ा रही थी। ये कैफियत है, ये कैफियत बता रही है। शुरुआत में इन्होंने ये बता दिया कि ये थोड़ी सी जिसे बोलते हैं असमंजस, या थोड़ा सा टेंशन भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा उलझन में है ये, है ना। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया, आया जो होती है नौकर वगैरह होती है, बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवे महवे ख्वाब होंगे। महवे ख्वाब यानी कि किसी चीज़ में डूबे होना, महव महव होना यानी कि डूबे होना, ख्वाब में डूबे होना यानी नींद में सो रहे थे। हाँ, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी, यानी जो एक लेडी की बात चल रही है उसकी। 2 बज चुके, ना वो आए ना नींद आई, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि वो किसी के इंतज़ार में है। इम्पोर्टेंटली ये अपने हस्बैंड के इंतज़ार में है, जिसे हम बोलते हैं शौहर। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, इसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगा कर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया, ठीक है। यानी वो तकिया जो उसका हस्बैंड लगाया करता है, रखा करता है अपने सर के नीचे, रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपटियों पर से फैलते नरम तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। यानी कि ये कहते हैं कि दीवार पर इन दोनों लोगों की तस्वीर थी, और वो तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें होती हैं, बोलती नहीं हैं, यानी वहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। उनकी शादी की तस्वीर, और ये तस्वीर थी शादी की, यानी जो लेडी घर में इंतज़ार कर रही है अपने शौहर का, उसमें उसका शौहर और उसके शादी की तस्वीर है। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर, मसरूर यानी खुशी, शर्मीली यानी शर्मिंदगी वाला मुस्कुराहट है, और उनकी आंखों में इश्तियाक है। इश्तियाक बोलते हैं, दैट वेरी वेल, शौक़ या आरजू, यानी उसकी आंखों में आरजू है, शरारत है, और तजस्सुस भी, तजस्सुस बोलते हैं तलाश करने की जो कैफियत होती है ना, ठीक। शादी शादी शादी, यानी यहाँ पे जो कहानी शुरू हुई है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो औरत है, जो लेडी है, जो मुंतज़िर है किसी अपने शौहर की, जाहिर है किसी का अपने ही शौहर के, तो
इनकी शादी हो चुकी है और वो शादी के बारे में अब यहाँ शुरुआत होती है कि शादी किस तरह से क्या मामला है। ठीक है, शादी या बर्बादी। अब ये सोचती है, अपने आप से सवाल करती है, कितनी बर्बादियाँ उसने अपने चारों तरफ देखी थीं। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी। खुदकुशी का यू नो दैट वेरी वेल, किसी इसकी दोस्त ने खुदकुशी की होगी शादी के बाद, या शादी से होने वाली उलझनों से, है ना, जो परेशानियां होती हैं, कहीं नहीं होती हैं भाई, दोनों बातें हैं। उसकी टीचर की तनहा उदास ज़िंदगी, और उसकी टीचर भी याद आती है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी उदास हो गई, तनहा वो खुद हो गई। दो चार नहीं, बीसियों नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की जिम्मेदारी, निभाने यानी कि गुजारा करना, निबाह यानी गुजारा करना, उसी से निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। अगर वो चाहे तो, यानी कि औरत चाहे तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती है, अगर वो चाहे तो। सवाल इसने फिर से यही किया, या मतलब यहाँ सवाल किया, यहाँ पे इसने बात कही, क्या निभा नहीं हो सकता उसने अगर कभी शादी की तो? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, वो लरज उठती, जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। यानी अब ये वहाँ चली गई जब वो सोचा करती थी कि शादी करनी है, क्या होना है नहीं होना है, या शादी कैसे, क्या मतलब उसके बारे में सोच रही है। ये तब उस ख्याल में है। यहाँ जो शुरुआत थी ये उस ख्याल में है कि शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ ख्याल भी बदल जा रहा है पैराग्राफ के साथ। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियां देखकर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। हसास बोलते हैं सेंसिटिव जो होता है बहुत। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, यानी एजुकेशन ले, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए। मगर ये नाकाम ज़िंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें, तलाक़ की यहाँ पे तलाक़ को तलाक़ें कर दिया, प्लूरल बना दिया है। इसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है शायद। कसूर बोलते हैं गलती। वो चाहे तो वो सहार वो सहारना सीखे, यानी कि मतलब संवारना, बनाना और बटोर कर चलना, है ना, लेकर चलना, मिलाकर। घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज, खुदा की पनाह बाजी की खुददारी और आन बान। शौहर से मुकाबले मनोरमा हद से ज़्यादा हसास ना होती, यानी अगर वो ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर वो सेंसिटिव ना होती और इतनी बेज़बान होती, है ना, यानी कि कम बोलने वाली होती, तो ज़बान तो शायद खुदकुशी की नौबत ना आती। तो इससे ये पता चलता है कि जो उसकी दोस्त थी मनोरमा, जिसने खुदकुशी की थी, वो ज़्यादा बोलती भी थी, यानी कि वो चुप नहीं रहती थी और ज़्यादा सोचती भी थी, किसी भी छोटी बात को भी और बड़ी बात को भी। ठीक है, अम्मा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। अब ये अपनी बात पे शायद आती है, तो देखते हैं क्या है मामला। ख़ानदान और बाजी को उम्र पर एतराज़ था, यानी ख़ानदान वालों को, बाकी लोगों को, फैमिली वालों को, और जो इनकी बाजी हैं, जो ये राइटर हैं, उनको उम्र पर एतराज़ था, यानी किसका? शौहर की उम्र पर। और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज़ है, और जो इनका भाई थे वो भी पहचान गए थे कि ज़्यादा ही तेज़ है, मतलब बंदा आदत तेज़ है इसकी। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते ज़हीन है। अब अब्बा मियाँ अपने हिसाब से सोचते कि ज़हीन है। आला तालीम याफ्ता है, यानी कि अच्छा एजुकेटेड है, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा है, इतनी पोजीशन है। ये सब अब्बा कुछ और देखते थे और बाकी लोग दूसरी चीज़ देखते थे। दर्जा ओहदा क्या ना था उनके पास। और फिर ये मुस्कान, यानी मुस्कान को भी याद कर रही हैं कि उनकी मुस्कान भी अच्छी ही थी। ख्वाह मखां लोग मुखालफत करते हैं, 15-17 बरस का फ़र्क है। अब ये ख़ुद भी ये बात करती हैं कि ज़ाहिर है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 15-17 बरस का है, ज़्यादा नहीं है, हालांकि ज़्यादा होता है। क्या हुआ, मर्द की उम्र में फ़र्क होना ही चाहिए, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है, और ये साइंटिफिक भी सही है। मिजाज, यानी कि जो आदत या तबीयत, मिजाज सभी मर्दों का तेज़ होता है।
औरत अगर मिजाज शनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, उन सब की जिंदगियां उसकी इसकी नज़र में हैं। ये कहती हैं कि मर्द तो तेज़ी होता है ना, एक तरह से। ये कहती है औरत अगर मिजाज शनास हो तो, यानी कि औरत को भी मिजाज शनास होना चाहिए, है ना। मिजाज शनास, यहाँ पे मिजाज शनास का मतलब है आदत पहचानने वाला, यानी आदमी को पहचानने वाला, कहने का मतलब यही है। सबकी कमज़ोरियाँ भी वो जानती है ना। यानी कि ऐसा नहीं होता उनके साथ, अम्मा और ये बाजी वगैरह जो भी इन्होंने नाम लिया अपने मनोरमा का भी, कि उन सब की ज़िंदगियाँ इसकी नज़र में है, यानी वो सब उनको देख रही हैं। सबकी कमज़ोरियाँ भी वो जानती है, और साथ साथ वो ये भी जानती है कि इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, माँओं की और अपने दोस्त की, या जो भी है, ठीक है। उसका अज़्म था, यानी उसका इरादा था कि वो उनका दिल जीतेगी। किसका? शौहर का। उसके लिए नागज़ीर बन जाएगी, है ना। यानी कि जो भी होगा सब अपने ऊपर गुजर जाने देगी, है ना। उसके मिजाज को सहारेगी, यानी इसके साथ लेके चलेगी, जो भी वो कहेगा, सुनेगा, समझेगा, या जो भी उसके जहन में है। उसे खुश रखेगी। मैं निभाह करना जानती हूँ, निभाह करके दिखाऊंगी, यानी कहती है कि मैं गुजारा करना जानती हूँ और ये करके भी दिखाऊंगी। और सबको हथियार डालने पड़े, वो उनकी बन गई। तो ये भी कहती हैं कि अब यहाँ बात यहाँ तक आ गई कि ये उनकी हो गई, यानी कि इनकी अच्छी बनने लगी, अच्छी निभाने लगी, और मामला ठीक हो गया, है ना। और सब जो सोचते थे ऐसा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, मतलब ये है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो इस रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए। यानी कि ये कहती हैं कि जब बच्चे होते गए, है ना, एक के बाद दूसरी बच्ची हुई, तो थोड़े से ये चेंजिंग आ गई इस आदमी में। जो आदमी कौन था? रोशन ख्याल, यानी कि मॉडर्न आइडिया वाला आदमी, मॉडर्न व्यूज़ वाला आदमी, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी। उसके चेहरे पर थोड़े से नागवारी के, यानी कि अब उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से भी। जैसे जैसे ये उसके अख्तियार की बात थी। अब ये कहती हैं कि भाई अगर ऐसा जो भी होता है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे ही सब कुछ हाथ में है। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस यू नो यानी कि अब यहाँ पे बात कुछ और मोड़ ले रही है धीरे धीरे। किस चिड़िया का नाम है, यानी कि बच्चों ने बाप को प्यार करते हुए देखा ही नहीं, तो उन्हें ये पता ही नहीं कि बाप की मोहब्बत क्या होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, खालाएं, फूफियाँ, मोहल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरे और प्यारी बातों पर जान देते, मामू चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करती, वो डैडी की सूरत को तरसती रहीं और माँ की मोहब्बत से महरूम। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डैडी की मोहब्बत से ही नहीं बल्कि माँ की मोहब्बत से भी ये दूर रहीं, बच्चियाँ, बच्चे जो भी थे इनके। मगर उसे तो निबाह करना था। लेकिन अब ये औरत फिर से अपनी बात पे आती है और कहती है कि मुझे तो गुजारा करना ही था किसी भी हाल में। इसके लिए उसने वो सहा, यानी जो भी उसको नहीं सहना था वो भी सहा, वो सहा जिसका एतराफ़ वो ख़ुद अपनी ज़ात से भी करना नहीं चाहती थी। यानी जो वो चाहती नहीं थी फिर भी उसने वो चाहा और वो सहा, है ना, अपने ऊपर गुजरने दिया जो भी हालात थे, परेशानियाँ थीं। सारा ख़ानदान ये समझता था कि शौहर इसे बेहद चाहता है। अच्छा, ख़ानदान को कुछ और लगता था क्योंकि ऊपर से कुछ और दिखता है ना, यू नो दैट वेरी वेल, रियलिटी यही है। आँख से ओझल नहीं होने देता, हज़ारों में खेलती है, यानी पैसा बहुत है, हर ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐश व आराम मैसर है, यानी कि दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब उसे मिल रही हैं, ठीक है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं, खुशकिस्मत। अब यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि लोग खुशकिस्मत उसे ही कहते हैं किसी भी लड़की को जिसकी शादी हो जाती है और वो जब घर जाती है और वो खुश रहती है तो उसे खुश समझा जाता है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, सामान मिल रहा है, रोटियां कपड़े मिल रही हैं। लेकिन वो ये क्या उसकी ज़िंदगी में सुकून है? सुकून देखता नहीं है कोई, क्योंकि सुकून बहुत अंदर की चीज़ होती है, बहुत ख़ास लोग ही जान पाते हैं सुकून है या नहीं, ठीक है। लोगों को सिर्फ पैसा, ऐश आराम यही सब दिखता है, बस इसी को समझते हैं वो खुशनसीबी है, यही ज़िंदगी है, यही खुशियाँ हैं, बस बस यहीं तक कहानी ख़त्म। बस ये क्या बात हुई? चलिए देखते हैं। हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था, ठीक है, और उसने भी अपनी मतलब दर्द भरी कहानी सुनाई नहीं, तो इसने भी कहा यस आई एम गुड, आई एम वेरी वेल, इस तरह से कहा होगा इसने। वो जलते दाग, यानी जो दाग थे उसके, वो टपकते ज़ख्म, वो मजरूह खुददारी, यानी जो उसकी खुददारी थी, जो मतलब तबाह तबाह हो चुकी थी, रूह कह लो या खुददारी या ज़मीर कह लो,
अपनायत का वो मजबूरा एहसास किसने देखा, यानी कि जो अपनापन ख़त्म हो चुका था वो एहसास सिर्फ वही महसूस कर सकती थी, ना कि दुनिया वाले। कौन देख सकता था जिसको वो 15 साल से सहार रही थी, यानी कि किस तरह से वो मैनेज कर रही थी, किस तरह से वो फैमिली को आगे लेकर चल रही थी साथ साथ, ये बस वही समझ सकती थी जो वो कर रही थी, ठीक है। और किस तरह से कर रही थी ये भी वही समझ सकती थी। दुनिया तो खुश नसीब समझ रही थी उसको, जबकि कहानी उसके उलट थी। उसकी आंखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी, यानी कि उसको बहुत तकलीफ थी ज़िंदगी में, दुनिया उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी उस घर में, उस ख़ानदान में और उसकी अपनी ज़िंदगी में। उसने इस आली ख़ानदान यानी बड़े ख़ानदान, तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा, यानी कि बड़े ख़ानदान की लड़की है और बहुत पढ़ी लिखी भी है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी अगर वो चाहती, है ना। खुद मुख्तार भी है, यानी कि उसे इतनी आज़ादी भी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सहा। रात रात भर टांगें दबाई, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। तो ये इसने अपने काम मत गिना दिए, ठीक है। उसके बावजूद भी वो बात नहीं आई जो बात आनी थी। जब शोशो पैदा हुआ, अब किसी बच्चे का नाम हो सकता है शोशो, निक नेम। तो कुछ अरसे मजाजी खुदा ने बेटे की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। या मिजाजी खुदा का मतलब है नकली खुदा, यानी कि शौहर या मियाँ। वो कदर और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। उसके बाद कहने का मतलब यह है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया, प्यार मोहब्बत कुछ ही दिन का था बच्चे के साथ भी। 4 बजे की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। 4 बजे, है ना। खिड़की में से चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गईं। अब चांद की बात चली है तो यानी 4 बजे भोर की बात है, सुबह की बात है बिल्कुल, ठीक है। धुंधला सी गई थी। वो अब तक नहीं आया, यानी हस्बैंड नहीं आया। और अब ये कौन सी नई बात है, कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। और साथ साथ वो ये भी कहना चाहती हैं मुसन्निफ़ के ये कोई नई बात नहीं थी। इस तरह से तकलीफ़, गम और दर्द और ये जो इससे मिलने वाला जो भी परेशानियाँ थीं वो इसको झेल रही थी, ठीक है। और इसको कम करने की कोशिश में लगी हुई थी लगातार। चंद दिनों को भैया के पास चली जाऊं। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज होता है, मतलब कहानी चेंज होती है, अभी आप सुनते रहिए। हाँ जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है, यानी इसका हस्बैंड बोलता है ये बात। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? अभी अपने आप से सवाल करती है, ठीक। जब उसके हस्बैंड ने कहा हाँ चली जाऊं, तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। और क्या स्टाम्प पर लिख कर दूं? उसका मियाँ बोलता है। और तुम मेरे बगैर, यानी वो मियाँ से पूछती है कि क्या सचमुच चली जाऊं, है ना। मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर, तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ होती हैं। कौन बोलता है ये बात? ये बात उसका मियाँ बोलता है, ठीक है, कि ये सब करो, है, लड़की बड़ी उसे प्यार करो, बच्चों को संभालो और मेरा पीछा छोड़ो, यानी मेरे पीछे हर वक्त मत रहो। कहने का मतलब यही इनके हस्बैंड का। वो गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही नहीं है। बेनियाज यानी कि एकदम मस्त मस्त मौला बन के, यानी कि जैसे वो कहा, जो उसने कहा वो कोई बात थी ही नहीं, या जो वो करता है वो ऐसा कुछ गलत करता ही नहीं है, बिल्कुल मस्त बैठा है, वो बेताल्लुक बैठा है, ठीक है। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई, यानी कि नमाज का टाइम हो गया होगा, तो यू नो नमाज से 15 मिनट पहले अजान होती है। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फटती पो की हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नज़रें जम गईं। तो यानी कि सुबह हो गई धीरे धीरे। ओश ओशा, उसकी ज़िंदगी में अब ओशा की कोई किरण चमकेगी क्या, है ना। तो ये अपने आप से सवाल करती है। वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती, यानी किस लड़की की बात चल रही है? ओशा, ठीक है। ओशा, उसकी ज़िंदगी में अब ओशा की कोई नई किरण चमकेगी क्या, है ना। वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती, यानी इससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती, यानी वो जो वो है, क्या नाम है, जो खुद औरत है वो। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहिया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी।
यानी कि वो पूछना चाह रही थी कि भाई ये सब क्या चल रहा है, अपने मियाँ से पूछने वाली थी वो। तुमने जो सुना सब ठीक है, यानी उसका मियाँ अब बोल रहा है, मगर तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली। उसका मियाँ ही बोल रहा है उसकी अपनी और अपनी वाइफ से। वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। अब देखिए कितनी गलत बात है, यू नो। नहीं नहीं नहीं, हिस्टीरिक अंदाज से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। हिस्टीरिक अंदाज, हिस्टीरिया एक बीमारी है, पागलपन की। जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान और मतलब टेंशन में रहता है तो धीरे धीरे उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम पागल बोलते हैं। मतलब निहायत ही पागल, जो कुछ भी उठा के खा लेता है, कहीं भी सो जाता है, उसे बोलते हैं हिस्टीरिक। हिस्टीरिक पर्सन बोलते हैं। हिस्टीरिया बीमारी है एक पागलपन की, ठीक है। फिर उसको पागल खाने भी जाना पड़ता है। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे, बेटियां हैं, बेटा है। ये दुहाई देती है अपने बच्चों की, ताकि वो बाज आ जाएं, इस बात से मुकर जाएं कि दूसरी औरत से शादी ना करें, है ना। तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा, उसका मियाँ बोलता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं, आपकी ज़रूरत है। बच्चों को बाप की ज़रूरत है। वही बात वो साफ साफ कहती है जो सच है। बके जा। और ये कहते वो बाहर निकल गए, यानी उसका मियाँ कहता है बके जाओ, निकल। और वो भाग गया बाहर कमरे से। अब सूरज निकल आया था, यानी कि दिन बड़ा बढ़ गया, है ना, टाइम बढ़ गया। आयाएँ बच्चों को, यानी जो फीमेल नौकर जो होती हैं उसे आयाएँ बोलते हैं, जो बच्चों को स्पेशली बच्चों के लिए रखी जाती हैं। आयाएँ बच्चों को तैयार कर रही थीं, शायद स्कूल के लिए। नंद की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी मुलाजमा 2 बार नाश्ते का तकाजा करने आ चुकी थी, यानी उसकी जो नौकर थी दूसरी मुलाजमा, यानी कि लेडी सर्वेंट, ठीक है। तकाजा यानी डिमांड कर चुकी थी, आके कह चुकी थी कि भैया नाश्ता कर लो, आओ। मगर वो उसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। मसहरी बोलते हैं थोड़ा सा जालदार टाइप का, जो एक चारपाई टाइप की होती है, ठीक है, उसे मसहरी बोलते हैं, मसहरी। ये हिंदी वर्ड है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। पेज पलटते हैं, देखते हैं क्या है। नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती। मैं सब सहारूंगी, यानी सब संभालूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर उसे छोड़ूंगी नहीं। और ये हर औरत का यही दिल कहता है शुरू में, जब तक उसके अंदर एक तरह से लिमिटलेस, जहाँ तक वो कर सकती है, वो सोचती है पूरी पूरी ऐसा करने की। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पछताएंगे। और वो लड़की, वो खुद उन्हें छोड़ देगी, मेरी जगह कौन ले सकता है। बेगम साहब, बेगम साहब, आपके नाम खत। मुलाजमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया, यानी खत आया, ठीक है, और उसकी नौकर ने, लेडी नौकर ने उसको दिया। जाने क्या है, उसका दिल लरज रहा था, यानी कांप रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया। आह, तो वो टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई। तो गाइस, यहाँ पे ये जो एक साहिबा हैं, है ना, मैडम है, राइटर सालेहा आबिद हुसैन इनका नाम है, यू नो दैट वेरी वेल। तो गाइस, कुछ देखते हैं, गौर करने वाली बातें जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इस कहानी के 2 रुख हैं, यानी 2 पहलू हैं। इस कहानी में जहाँ लड़कियों पर मुजालिम यानी जुल्म की दास्तां बयान की गई है, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर तंज भी किया गया है, यानी वो मर्द जो आवारागर्दी करते हैं। ये कहानी हमारे माशरे की उन ख़वातीन की तस्वीर कशी करती है, यानी रिप्रेजेंटेशन करती है, जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती हैं। यानी उनके मर्द कहीं और मुंह मारते हैं इधर उधर, जो भैया जो बात है वो सच यही है। और फिर और उनको परेशान भी करते हैं, मतलब खुद भी गलत हैं और दूसरों अपनी बीवियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं झूठा। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद बीवी किसी न किसी तरह ख्वाह वो अपने ख़ानदान की इज्जत या अपने बच्चों की खातिर निभाने, यानी कि गुजारा करने की कोशिश करती है। यानी औरत चाहती नहीं है कि छोड़ूं, है ना, लेकिन मर्द बड़ा नालायक किस्म का है, वो एकदम खुलेआम कहता है कि तुम जा सकती हो।
सालिया आबिद हुसैन की ये कहानी जिस ज़माने में लिखी गई, उस वक्त की तालीम याफ्ता लड़कियां जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थीं। ठीक है, यानी कि काफ़ी अरसे पहले की बात है। अब आजकल ऐसा नहीं होता है, इनका कहने का मतलब यही है। और केस जो है ठोंक दिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है, ऐसा भी हो रहा है कहीं कहीं। लेकिन आज की औरत बेदार हो चुकी है, यानी अवेयर है, और हैं वो शोहर के इस घिनौने अमल यानी एक्ट के बाद खामोश नहीं बैठती। उसको सदमा तो ज़रूर पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक नया अज़्म पैदा होता है। ठीक है, तो गाइस यही कहानी है मेन। तो बस देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम आएंगे गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू विद ज़िया को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।